हेलो नमस्कार दोस्तों। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर्स में कि टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग और टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग रिलीज हुई है बहुत दो कॉमर्शियल एजेंसियों के द्वारा। उसके बारे में कुछ लोगों का बहुत सारा क्रिटिसिज्म है। आज मैं उसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो ये टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है और ये क्यूएस रैंकिंग है, ये टोटली रेसिस्ट है, एक तरीके से बिल्कुल रेसिस्ट है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप देखिएगा कि ये रेसिस्ट क्यों है। अगर आप देखेंगे कि जो ये टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है, उनकी रैंकिंग का मोस्ट हिस्सा यानी कि 100 में से 33% मार्क्स उस रैंकिंग में मिलते हैं परसेप्शन का मतलब परसेप्शन ठीक उसी तरीके से हो सकता है कि जैसे आप मार्केट में जाएंगे सब्जी खरीदने या कुछ भी खरीदने कि आप बड़े शोरूम से खरीद रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो इस तरीके का जो परसेप्शन बिल्ड कर लिया गया है वो बहुत अच्छा नहीं है। ये वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी को रैंक करने का, जो कि बहुत अलग अलग कंट्री में अलग अलग हिसाब से रहती है। और जो ये टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, यूएस रैंकिंग है, उनमें तो परसेंटेज का ये परसेप्शन का वेटेज 50% दिया गया। 50% यानी कि 100 में से 50 मार्क्स परसेप्शन के मिल रहे हैं। यानी कि अगर आप एक 5 किलोमीटर की रेस में भाग ले रहे हैं तो जो कि पहले से ही इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट हैं उनको 50 मार्क्स ऑलरेडी उनको एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, तो आप उनसे कहाँ compete करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रैंकिंग एजेंसीज हैं ये रेसिस्ट हैं न्यू इंस्टीट्यूट्स के लिए या उन कंट्रीज़ के लिए जिनके बारे में अच्छा परसेप्शन नहीं है बाकी वर्ल्ड का। तो इसीलिए इन सबको देखते हुए कि अगर आप न्यूज़ में देखा होगा कि आईटी दिल्ली के डायरेक्टर ने खुलेआम इन दोनों रैंकिंग को क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि जो इंडिया का रैंकिंग मेथोलॉजी है एनआईआरएफ, उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहिए। क्योंकि ये जो परसेप्शन का खेल है, परसेप्शन में ये कोई परफॉर्मेंस नहीं होता, कोई परफॉर्मेंस का वेटेज नहीं हो रहा है। इतने भारी मात्रा में परसेप्शन को जो वेटेज दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो ऑलरेडी रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं उन्हीं को बार बार मार्क्स मिल रहे हैं, और वो टॉप पे बने हुए हैं। जबकि होना चाहिए कि जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को रैंक कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, रिसर्च कैसा हो रहा है, उस पर आप ज़्यादा वेटेज दें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने शायद अब तक सुन लिया होगा कि जो इंडिया की एनआईआरएफ रैंकिंग है 2020 की, वो कल रिलीज होने वाली है दोपहर को 12 बजे एमएचआरडी मिनिस्टर के द्वारा। हो सकता है कि आप में से कई जो मेरा ये वीडियो देखेंगे तब तक शायद ये रैंकिंग रिलीज हो चुकी हो। तो आपको कुछ बताते हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में, कि एनआईआरएफ रैंकिंग कैसे इंटरनेशनल रैंकिंग से डिफरेंट है और कैसे ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि जो परसेप्शन का पैरामीटर है वो कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होता। परसेप्शन आपने किससे लिया वो आपको पता नहीं, परसेप्शन में किस इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो भी आपको पता नहीं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि परसेप्शन का वेटेज बहुत कम होना चाहिए। एनआईआरएफ में परसेप्शन का वेटेज केवल 10% रखा गया है। बाकी उन्होंने एनआईआरएफ में जो वेटेज और चीज़ों को दिया गया है, आपकी स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ में पीएचडी स्ट्रेंथ कितना है, आपका फैकल्टी रेशियो कितना है, फैकल्टी टू स्टूडेंट्स प्लस फैकल्टी रेशियो से काम नहीं चलता। एनआईआरएफ में बहुत ही अच्छे तरीके से फैकल्टी के साथ में एक्सपीरियंस और जूनियर फैकल्टीज़ का रेशियो कितना है उस पर भी मार्क्स मिलते हैं। आपका आउटरीच कितना है, आप में आउटसाइड स्टेट या आउटसाइड कंट्री से कितने स्टूडेंट्स हैं उस पर भी मार्क्स हैं। आपके यहाँ जेंडर बैलेंस कितना है उस पर भी मार्क्स हैं। आपके यहाँ फिजिकली हैंडीकैप के लिए आपके पास क्या फैसिलिटी है उस पर भी मार्क्स दिए गए हैं। आपके यहाँ पर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट या एक्सपेंडिचर कितना है उस पर भी मार्क्स हैं, और रिसर्च आउटपुट पे मार्क्स तो हैं ही हैं। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि इस एनआईआरएफ रैंकिंग में ग्रेजुएट आउटकम पे भी काफ़ी मार्क्स दिया गया, वेटेज दिया गया। अगर आप उसमें देखेंगे तो लगभग 100 में से 20 मार्क्स ओवरऑल रैंकिंग में एनआईआरएफ में काउंट होता है ग्रेजुएट आउटकम्स का, जिसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व किए जाते हैं। अगर ओवरऑल कैटेगरी में बात करूँ कि एडमिशन लेने के बाद फाइनल ईयर तक कितने % स्टूडेंट्स कोर्स को क्लियर कर पा रहे हैं, यानी कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक तरीके से जिससे जज हो रहा है, प्लस उस इंस्टीट्यूट से या उस यूनिवर्सिटी से कितने पीएचडी स्टूडेंट्स को डिग्री मिल रहा है उसका भी मार्क्स है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि एनआईआरएफ रैंकिंग इन दोनों रैंकिंग के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, और परसेप्शन का वेटेज केवल 10% है। और ये काफ़ी और सारे फैक्टर को जो कि एक्चुअल फैक्टर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट के क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसको अच्छे से देखता है। तो इस हिसाब से मैं आईटी दिल्ली के डायरेक्टर के साथ हूँ जिन्होंने डिमांड किया कि एनआईआरएफ को अब इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहिए। क्योंकि ये जो रैंकिंग है कॉमर्शियल एजेंसीज के द्वारा वो मेनली रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स को, जो कि ऑलरेडी जिनका परसेप्शन हाई है,
उसका 50% वेटेज, कोई 33% वेटेज परसेप्शन को देके रखे हुए हैं, तो उसमें मोस्टली एशियन इंस्टीट्यूट उसमें आगे नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने जैसे वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि ये रैंकिंग जो कि परसेप्शन के बेस में और बायस्ड है, ये भी एक तरीके का रेसिज्म है और ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन का मैट्रिक कोई अच्छा मैट्रिक नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट के क्वालिटी को जज करने के लिए। तो आज के वीडियो में है मैं रैंकिंग के बारे में इतना ही बात करूंगा। हो सकता है कि आप सहमत हो या नहीं सहमत हो, इसे कमेंट में लिख के बताइएगा। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडिया में कोरोना फैल रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो मैंने एक एनालिसिस कर रखा है कोविड सेफ्टी इंडेक्स, जिसके बारे में आप मेरे ब्लॉग में पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और उस हिसाब से देख सकते हैं कि 9 जून को इंडिया के स्टेट्स वाइज का कोविड सेफ्टी इंडेक्स कितना है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कि जैसे आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहे हैं। उनके बारे में हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा और उम्मीद है कि भारत जल्दी से जल्दी कोरोना मामले में बेटर होगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। और वीडियो अच्छा लगा होगा इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।